नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव थे। माहौल बन गया था, लगा कि बहुत जबरदस्त टक्कर है, लेकिन अंत में बीजेपी बहुत ठीक ठाक मार्जिन से फिर से विजयी हो गई। और जो गाना चल रहा था वो गाना चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी ने पहले ही महीने 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी ने, मैं कह रहा हूं, लेकिन कहना चाहिए मुझे कि जो जो राम मंदिर ट्रस्ट है, विश्व हिंदू परिषद है, और प्रधानमंत्री मोदी मुख्य जजमान होंगे, योगी जी होंगे। बीजेपी ने नारा भी दे दिया 2024 का, अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास लोग हैं। एक तो हमारे रेड माइक के संकेत उपाध्याय जी, हम दोनों एक दूसरे के इन हाउस बात कर लेते हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी हैं। सबसे पहले मैं संकेत जी के पास आऊंगा और फिर आएंगे राजकिशोर भैया के पास, आराम से बात करेंगे लंबी इनसे, क्योंकि हमारे जो रेड माइक के बाहर के एक्सपर्ट तो यही हैं। पहले हम लोग आपस में नैरेटिव सेट कर लेते हैं, उसके बाद 400 पार। और जनवरी में राम मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि 25 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक एक पूरा कैंपेन चलाएंगे राम मंदिर दर्शन का। तो जैसे आप बोल रहे थे कि पहले लग रहा था कि ये लोग बोल रहे थे 350 पार, शायद जो 50 सीटें बढ़ा दी 400 पार की, वो राम मंदिर के इर्द गिर्द कैंपेन के चक्कर में। देखिए, ऐसा है, आप ये मान लीजिए कि अब बीजेपी का इवेंट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का इवेंट और भारत सरकार का इवेंट, अब ये सब आपस में घुल मिल गया है, क्योंकि वहां पर ट्रेनें चल रही हैं। अब ट्रेन जो है भारतीय रेल, वो भारतीय जनता पार्टी की तो है नहीं, वो देश की ट्रेन सर्विस है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, देश के रिसोर्सेज लगते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि देश के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से मोबिलाइज कर दिया कि 2024 में उसका पूरा पूरा और पूर्ण लाभ मिले, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है, एंड दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन, कि पहले, आज से 6-8 महीने पहले, मुझे अच्छे से याद है, यही भारतीय जनता पार्टी में इंटरनली चर्चा हो रही थी और तब नारा था अब की बार 350 पार। उसके लिए मुझे अच्छे से याद है करीब 150 ऐसी सीटें भी चुनी गई थी जहां पर वो हारे थे पिछली बार, और उस पर लोग लगाए गए थे, उनको चिन्हित किया गया था कि किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी बदलें। ये राम के नाम पर, क्योंकि बीजेपी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में राम बहुत अहम रहे हैं, और राम टेम्पल मूवमेंट को लेकर के ये जो 350 पार का 400 पार हुआ है, ये 50 जो ऐड हुआ है प्लस, ये पूरी तरीके से ये जो राम टेम्पल और राम मंदिर और भगवान राम का मोबिलाइजेशन होगा, उसका कॉन्फिडेंस है जो आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये सिर्फ यही चीज कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है बीजेपी को, इसके साथ अगर आप जक्सटपोज करें विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन, जो कि शुरुआत में कुछ महीने पहले एक्चुअली बहुत सीरियस अपोनेंट की तरह प्रस्तुत कर रहे थे अपने आप को, पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग तक भी वो काफी हद तक एक मजबूत ओपोनेंट की तरह प्रस्तुत हो रहे थे, लेकिन वो जो पूरा मोमेंटम है वो आपको ढीला पड़ता हुआ दिखा। पहले तो विधानसभा के शुरुआत में, विधानसभा दिसंबर में जो हुए, और उसके बाद अभी, मतलब वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सीट शेयरिंग देखिए, वो नहीं हो पा रही है, सब एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए दे रहे हैं। इस सब चीजों को देखे, दोनों फैक्टर्स मिला करके, एक तरफ राम, दूसरी तरफ कमजोर विपक्ष का गठबंधन, ये बीजेपी को मोटिवेट करता है कि 2024 में 350 पार नहीं, 400 पार। अभी तक जो बीजेपी या प्रचार सोशल मीडिया पर है वो है राम आएंगे, और 22 तारीख को राम जी आ जाएंगे, और जब राम जी 22 तारीख को आ जाएंगे तो 2024 तक बीजेपी को सत्ता में। मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड कर दूं राजकिशोर जी, एक गाना आया था, मशहूर सिंगर हैं विशाल मिश्रा, उन्होंने एक गाना गाया था, राम आएंगे दिवाली में, बिल्कुल। वो 19 तारीख को एक और गाना लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा राम आ गए। तो 2022 में राम आ गए, और जब अयोध्या में जब राम जी का मंदिर बन जाएगा तभी राम आएंगे। ये नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया दिमाग में, इसमें उनकी दाद देनी पड़ेगी। अब ये जो राम जी आ जाएंगे, आपको लगता है 400 सीटें बीजेपी को दिला देंगे? माइक आपके हाथ में दे रहे हैं, अब आप
आवाज बुलंद करिए। आवाज बुलंद। नहीं, आवाज़ तो खैर रेड माइक ने बुलंद कर रखी है। उस आवाज़ में जो आपने प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा जो अपनी सीमित क्षमताओं के अनुसार, लेकिन इसलिए क्योंकि दो दिग्गज जब अगल अगल बैठे हुए हैं, संकेत और सौरभ, भिगो के जिन्होंने पूरा जो है, इसे कहते हैं भिगो नहीं के नहीं मारना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली अच्छा लगता है, तुम छोटे भाई हो, संकेत हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और जब प्रोफेशनल बातें होती हैं तो हम लोगों में तर्क वितर्क होते हैं। अपना जो एज कम कराइए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने अपनी एज कम की है, लेकिन संकेत, आप संकेत से बात कर सकते हैं, हम लोग मित्र पहले हैं, बाद में दूसरी चीजें, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग उतने ही अपने अपने काम में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहे। तो अब सवाल जो आपने पूछा है, तो दोनों तरफ से जो है मुक्केबाजी हुई है, मैं पंच बैग जो बना बैठा हुआ हूँ, उसके बाद मैं दो चीजें कहूँगा। सबसे पहले तो बात है कि राम को लाने वाले, राम के नाम पर वोट मांगने वाले, और एक जो बात संकेत ने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामने लड़ कौन रहा है आपके, उनकी क्या स्थिति है। एक तो राम को ला रहे हैं, राम को अपने घर में बैठा रहे हैं, एक राम भरोसे हैं और उन्हें राम पर भी भरोसा नहीं है। बहुत खूब। समस्या ये है। हाँ। दरअसल देखिए दिक्कत क्या है कि नैरेटिव एक दिन में नहीं बनता संकेत जी, आप जानते हैं। राम मंदिर, जैसा कहा आपने शुरुआत में कि राम मंदिर या राम का नाम जो है बीजेपी को सूट करता है, तो बीजेपी का जो आविर्भाव हुआ है वो राम लहर के आधार पर ही हुआ है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली, उसके बाद किस तरीके से राम लहर पूरे देश में चली, और बीजेपी को ये माना जाने लगा कि हाँ, कांग्रेस के बाद क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प खड़ा हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, धीरे धीरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, गुजरात उनके पास मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। अब बात करते हैं 400 और जो 350 का जो है, ये इसको जरा समझने की बात है। आपने कही थी रिसोर्सेज की बात की थी। देखिए, आपको याद होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में लोगों को मकान देने के बाद रामलला को उनका घर देने की बात की जा रही बीजेपी की तरफ से। देखिए, नैरेटिव छोटी छोटी, जो जैसे सेतु बंधन हुआ था ना, वो एक दिन में काम नहीं कर रहे हैं, वो सेतु जोड़ते चले जा रहे हैं। प्लान किया उन्होंने, प्लान किया। समुद्र में पत्थर अगर तैराने हैं तो वो आसान काम नहीं, उसके लिए आर्किटेक्ट चाहिए नल नील जैसा, बहुत महत्वपूर्ण। तो इनके पास इस समय मोदी और शाह जैसे नल नील हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समर्पित फौज है जो आपकी बात राजनीति पूरी करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर लोगों के मन में बिठा सके। और देखिए, हिंदुस्तान में जो है आईक्यू नहीं चलता है, ईक्यू चलता है, बहुत खूब। इमोशनल क्वेश्चन चलता है। उस इमोशनल क्वेश्चन के साथ साथ में अब राम मंदिर अगर बन रहा है तो वहां पर लोगों को यह भी दिखाई पड़ रहा है कि जो 2 फीट की गली थी वो 20 फीट की हुई जा रही है। जो कमरा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अयोध्या गया था, जिस कमरे में रुके तो वो 6,500 का कमरा था। अयोध्या में 6,500 का बेसिक कमरा। सही कह रहे हैं। और मुझे बताया गया कि जब आप आएंगे जनवरी में 10 तारीख के बाद तो ये कमरा 40,000 की बुकिंग हो चुकी है। जो बात कही जा रही थी कि वेटिकन बना देंगे अयोध्या को, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात की, तो आप देखिए कैसे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। देश की कोई भी राज्य की राजधानी नहीं होगी जहां से राजधानी या वंदे भारत अयोध्या को छू रही हो। मतलब देश के हर कोने से एक ट्रेन जो अयोध्या जिसका स्टॉप जरूर हो, ये इंश्योर किया जा रहा है। प्लानिंग देखिए, जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भी किस स्तर का बन रहा है। तो सिर्फ रामलला मंदिर में नहीं बैठ रहे हैं, उसके साथ साथ में वो विकास की जो बात कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। क्योंकि बात होगा कि आखिर मंदिर बन रहा, हमें क्या मिलेगा। तो मंदिर बन रहा है तो भैया यहाँ पर पर्यटक आएंगे। बनारस में 10 गुना फुटफॉल बढ़ गया है, उज्जैन में इतना फुटफॉल बढ़ गया है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, तो ये बात दिखाएंगे वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात मैंने शुरू में कही कि राम का नाम एक ऐसा है कि जब वो निषाद राज के साथ राम गए थे, वो निषाद के घर चले गए नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या कहा, शुरुआत वहां से हुई। आपको लगता है कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है संकेत, आराम से, और कह दिया कि भाई ठीक है कि हमें तो लग रहा है साक्षात राम हमारे घर आ गए। बोले नहीं, राम भगवान तो वो हैं, भगवान तो राम थे, हम नहीं है। लेकिन अब ये जो लाइन आप देख लीजिए, तो विशाल मिश्रा जब इस गाने को लाएंगे कि राम आ गए, तो राम जो राजनीतिक तौर पे राम के नाम पर जिस तरीके से आगे बढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अपने आप को
हम खुद कहीं प्रदर्शित उस तरीके से करते ना दिखाई पड़े। तो राजू आपकी बात सुन के लग रहा है बीजेपी जो 400 ने 500 ने 600 पार ना चली जाए इतने तो सांसद ही नहीं। तो व्यंग है नहीं। ये सब तो पता ही है। नहीं, देखिए दावे तो किए जाते हैं। अब 400 वाली जो बात आ रही, 400 वाली बात आ रही, देखो हर पार्टी अपना एक लक्ष्य रखती है, और इससे पहले जब 300 रखा उन्होंने तो 300 छू भी दिया, लेकिन अब 400 मतलब जितनी गणित और जितनी राजनीति में समझता हूँ उसमें बहुत मुश्किल लक्ष्य लगता है। लेकिन जब वो 400 की बात कर रहे हैं तो, और लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं जो बात आपने कही कि कैसे उन्होंने पूरा जो है 150 सीटों पर पूरा काम शुरू किया, और 150 सीटों की वो ब्लॉक की पेज कमेटी सब उनके पास सब है, और पेज उनको ये मालूम है कि सौरभ ने किसको वोट दिया, राजकिशोर ने किसको वोट दिया, संकेत ने किसको वोट दिया, सबका उनके पास डेटा है कि इस ब्लॉक से यहां तक आया तो कहां पर वो काम कर सकते हैं, कहां पर काम नहीं कर सकते हैं, उनको सब पता है। उस लिहाज से वो अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। और जो आपने कहा था कि रिसोर्सेज सारे जुड़े हुए हैं, तो देखिए पहले इन्होंने किया था सत्ता परिवर्तन, अब वो व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है। हाँ, वो लाइन एकदम एक बिल्कुल लाइन blur हो पूरी चुकी ऊपर है। से लेकर नीचे तक इस तरीके की चीजें चल गई, तो उसमें निश्चित तौर पर लोगों को अगर फायदा मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी क्रिप कर रही है, उससे लोगों को क्या जा रहा है? अगर लोगों को रोजगार मिलता जा रहा है, उनकी सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, बिजली मिलती जा रही है, सिलेंडर मिलते जा रहे हैं, उसके साथ में रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनके आराध्य विराजमान हो रहे हैं, तो उसमें लोगों को दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक मोमेंटम ये जो बनाया गया है, ये बन चुका है। अब इसमें सबसे अहम बात ये होगी, नहीं मेरे पास में सबसे अहम बात ये होगी कि ऐसे में विपक्ष क्या करेगा। आप इसका मतलब आप ये देखिए ना, मतलब इन कंपैरिजन इसको अगर आप देखें कि वहां पर इन मोदी को और शाह को चैलेंज करने या बीजेपी को चैलेंज करने वाली इंडिया गठबंधन, उसकी क्या स्थिति है अभी, और क्या अगले 2-3 महीने में इतना कुछ विशाल परिवर्तन हो जाएगा जो कि होते हुए दिख रहा था। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन जो है वो एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट की तरह ऐसा लग रहा था कि बन जाएंगे, और शुरुआत में एक मोमेंटम भी दिख रहा था पहली और दूसरी मीटिंग के बाद तो। लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन से अगर आप 1-1.5 महीने, आपको अगर याद होगा हमारे सौरभ की और मेरी एक इंडिया गठबंधन के एक मेंबर से मुलाकात भी हुई ग्रेटर कैलाश में। हम लोग कॉफी पी रहे थे, वो भी आ गए अपने वाइफ के साथ, और उन्होंने किन्हीं कारणवश उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया, उसी समय उन्होंने बोल दिया था, राजकिशोर जी, उन्होंने बोला था कि इंडिया गठबंधन कोल्ड स्टोरेज में चला गया। तो ये कोल्ड स्टोरेज से कब बाहर निकलेगा? एक बहुत अहम बात है, देखिए समझिए, जो मेरे को लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार की 40 सीटें, आप जैसे कि अब 400 सीटों की बात करें, थोड़ा मैथ्स पे बात कर लेते हैं। जैसे बिहार की 40 सीटें, 39 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी जब वो जेडीयू के साथ में थे। 40 में से 39, और इधर यूपी में 65-80 में से। ये 65 और 39 ने 300 का लक्ष्य बीजेपी को प्राप्त करवा दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन किसी राज्य में अभी फिलहाल लगता है किसी राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत है, किसी राज्य में तो बिहार में है। अब जैसे कि बात हो रही थी अभी संकेत और हम लोग बात ही कर रहे थे, बता रहे थे केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात बनेगी। अभी पंजाब में कांग्रेस में होगा नहीं मालूम, पंजाब में होगा नहीं मालूम, दिल्ली में होगा नहीं मालूम। दिल्ली में तो होगा, दिल्ली में होगा मुझे पता है, दिल्ली में होगा पता है। पंजाब के लिए भी राजी किया जा रहा है। अवधि में एक कहावत है, नाव मुड़वा पे कितरे बाल अगवे आई। हमारे कानपुर में बोलते काहे नौमन तेल हुई काहे राधा नाची। ना नौमन में तेल हुई ना राधा नाची। तो खैर सारी बातें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब बीजेपी का ये कैंपेन चल रहा होगा, राम मंदिर का कैंपेन, चावल अक्षत शुरू हो गया हर जगह, जो है जिनको रोजगार नहीं था उनको चावल बांटने का रोजगार मिल गया है। अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ कि सबको काम मिलना चाहिए, सबका घर चलना चाहिए। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने भी काउंटर देखा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, उस कैंपेन को कुछ तो करना पड़ेगा। और वो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो शुरू हो रही है, मणिपुर शुरू हो रही है। कल ही मणिपुर में 6 लोगों की हत्या हो गई और वहां पर फिर माहौल बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। एक बात कहनी है, मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, राजकिशोर जी, और उनका ये कहना था कि आप एक तरफ तो देखिए कितनी फोकस्ड कैंपेन है, और ये कांग्रेस के लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं, बीजेपी की फोकस्ड कैंपेन, राम, ट्रेनें चलेंगी, ये वो, अक्षत, चावल, घर घर, मैपिंग, रिसोर्स, सब चीज जो आप ये जिसका उल्लेख आपने भी किया। वहीं कांग्रेस निकालेगा भारत न्याय यात्रा। न्याय यात्रा ऑब्वियसली राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस के सारे रिसोर्सेज पूल इन हो जाएंगे। यानी कि आपका जो कोर एरिया है, और खास तौर से 2024 से पहले जहां आपको कॉन्सेंट्रेट करना था, साउथ, वहां पर बीजेपी का बोलबाला नहीं है, एक भी स्टेट नहीं है उनके पास अभी। वहां पर 39 सीटें वहां पर हैं, केरला की सीटें हैं, कर्नाटका की 28 Exactly. सीटें, 28 में से 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने। ऐसे में
आपकी कैंपेन चल रही होगी नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, यानी कि आपने एक कोर एरिया जहां से आप कंसंट्रेट करके उसको कंसोलिडेट कर सकते थे, उसकी जगह आपके सारे रिसोर्सेज इस यात्रा में लगे रहेंगे, जिसको कांग्रेस खुद एपॉलिटिकल कहती है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देखिए उतनी एपॉलिटिकल बात है जितनी कि राम मंदिर के लिए बीजेपी का राम मंदिर हाँ, कि ये राम राजनीति का हमारे मुद्दा लिए नहीं राजनीति और है। आस्था का मुद्दा है। या तो हम बेवकूफ हैं। अब राजकिशोर भाई आप पर। नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि ये उतनी ही राजनीतिक बात है जितना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हम राजनीतिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं। तो इसमें तो कोई देखिए, राजनीतिक व्यक्ति अगर राजनीतिक यात्रा नहीं निकालेगा तो वो करेगा क्या? और राजनीति देश में सबसे तेजी से परिवर्तन लाती, कोई सामाजिक संगठन नहीं ला सकता है। जब सत्ता आती उसके बाद ही परिवर्तन होता, तो राजनीतिक व्यक्तियों को ये करना चाहिए इसमें निश्चित तौर पर। ये आपने बहुत मतलब सूक्ष्म बात पकड़ी संकेत जी। मैं कहूँगा 2009 में जब चुनाव था, 2004 तो इंडिया शाइनिंग था, उस समय क्या हुआ कि बीजेपी सत्ता में थी और ऐसा कहा जा रहा था कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने लाके जोड़ा, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन अगर आप याद करें, यूपीए के उसी भानुमति की कुनबे ने एनडीए की सशक्त सरकार को पीछे छोड़ दिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उस समय अटल जी की जो स्थिति थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो स्टार कैंपेनर जरूर थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं कर सकते थे। उनकी तबीयत और तमाम चीज़ें आपको याद होगा। चेहरा ये मान के चला जा रहा था कि 2004 का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो उसके बाद आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आडवाणी जी ने क्या किया कि सब चीज़ें छोड़ के वो यात्रा के लिए निकल पड़े थे। टिकट बंटते रहे और यात्रा ऐसी निकली कि गुजरात जो उनकी सबसे बड़ी मजबूत प्रयोगशाला था, यूपी जहां से उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहीं पर सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। अब यह एक यात्रा यहां निकाली गई है। देखिए, चुनाव के समय में बहुत सोच समझकर फैसले किए जाते हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए बहुत अपरिमित संभावनाएं, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में। लोग देख रहे हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी का वहाँ पर, मैं मतलब जब वहाँ पर गया तो मैंने ये देखा कि राहुल गांधी को लेकर एक स्वीकार्यता वहाँ पर बनी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। लेकिन पता नहीं उनके सलाहकार कौन है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ब्रांड बना, उसके बाद ये न्याय यात्रा पे आ गए। ये कौन उनके सलाहकार हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यात्राएं एक चुनाव में, जैसे भारत ने कभी एकता यात्रा निकाली बीजेपी ने, कभी राम रथ यात्रा निकाली, कभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने भी अपने तरीके से निकाली, लेकिन उसमें कुछ अंतराल था। अभी आप एक यात्रा कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में जब आपने यात्रा शुरू की तो भारत जोड़ो यात्रा के भारत अब जुड़ गया है। मुद्दा आपने क्या पकड़ा था? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुद्दों में तो कम से कम एक समन्वय होना चाहिए। और जो बात हो रही थी कि कैसे इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, बिहार का आपने उल्लेख किया था सौरभ, बिहार पे जरूर मैं बात करना चाहूँगा। देखो, बिहार में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार, दिल्ली कुछ ऐसे प्रदेश हैं, इवन उत्तर प्रदेश को भी आप ले लीजिए, उसमें ज़्यादातर जगह विधानसभा और लोकसभा में जो चुनाव के समय में लोगों का वो एक अलग हो जाता है, रुख अलग हो जाता है। और अभी बिहार में पानी बहुत बहना है। मैं अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं कह सकता क्योंकि जब तक चीज़ें नहीं हो जाती तो सियासी चौसर पर कौन क्या बाजी खेला ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये थोड़ा चर्चा आगे बढ़ती तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कर लेते हैं। एक और बहुत अहम बिंदु जब हम लोग बात कर रहे थे तो समझ में आया, देखिए जहाँ तक हमें समझ में आता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई, जो केरल से शुरू होकर के श्रीनगर तक गई, और उसके बाद ये हुआ कि अब ईस्ट और वेस्ट होनी चाहिए। जो 3 राज्य हिंदी हार्टलैंड हारी है कांग्रेस के बाद, कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत डाउन है। आपके लिए सड़कों पर लड़ता और भिड़ता तो कार्यकर्ता ही है ना, पोलिंग बूथ तक वोटर को पहुंचाना भी कार्यकर्ता का काम, नारे भी कार्यकर्ता लगाता है। तो ऐसे में जो मेरे को लगता है जो आइडिया बिहाइंड दिस भारत न्याय यात्रा 2 है, वो अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। और इस बार जैसा कि हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, तो राहुल गांधी की जो यात्रा होगी वो पैदल नहीं होगी, गाड़ियों से होगी और समूहों से मिलेंगे। आप देखेंगे पिछले 1 साल में राहुल गांधी ने एक स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा, वो जा रहे थे तो ट्रक ड्राइवर से मिले, ट्रक में चढ़ गए, ट्रक चलाया, फिर वो किसानों के बीच गए। नहीं, यहाँ पे हरियाणा में उन्होंने चलाया था, यूएस में भी चलाया, यूएस में भी चलाया था, हरियाणा में चलाया। इसके अलावा बीच में वो महिलाओं के बीच चले जाते हैं, अग्निवीर के जो बच्चे जाना चाहते हैं फौज में, उनके बीच चले जाते हैं, अभी रेसलर्स के बीच चले गए। तो उस तरीके से उन्होंने इन तमाम जो मुद्दे हैं, जैसे आज मुद्दा सबसे बड़ा ट्रक ड्राइवर्स का है, जो हिट एंड रन कानून है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो कानून पास किए गए हैं बिना चर्चा के पास किए गए हैं।
तो कोशिश ये है कि इस यात्रा के जरिए मोबिलाइज किया जाए। और ये जैसा कि आप लोगों ने कहा कि साउथ में तो कांग्रेस मजबूत है ही, कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है। देखना होगा कर्नाटका कैसा रहता है। कर्नाटका इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं जैसे बोला कि पिछली बार 28 सीट में एक राज्य जो बीजेपी का जबरदस्त स्वीप किया था, वो 28 में से 25 सीटें कर्नाटका में बीजेपी ने जीती थी। कर्नाटका तय करेगा कांग्रेस के लिए भी, लेकिन उनको लगता है साउथ उनका मजबूत वो है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जो राजकिशोर जी कह रहे थे ना वो एकदम सही है। जब हाँ। बात कंसोलिडेट करने की होती है ना, उस समय फिर आप बैठ करके डिटैच होकर के एक ए पॉलिटिकल यात्रा पे नहीं निकल सकते। तब आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप कॉन्स्टेंटली वो बोर्ड रूम, वॉर रूम में आप उपलब्ध रहें, और हर छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। देखिए, ये चीज मुझको एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पी चिदम्बरम ने बताई थी। वो रेल एनालॉजी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तो होता है माहौल बनाना, माहौल तो भारत जोड़ो से बनेगा, ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरी रेल की पटरी होती है संगठन की मजबूती। ये दोनों रेल की पटरियां अगर साथ साथ नहीं चलेंगी तो गड़बड़ होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आप माहौल तो बना लेंगे लेकिन उस माहौल को कन्वर्ट करेगा आपका संगठन का ढांचा। माइक आपको दे रहा हूं, मुझे जहां लगता है कांग्रेस की तैयारी है कि वो 300 सीटों पर तो खुद लड़े चुनाव। जो मेरी स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है 300 सीटों पे कांग्रेस लड़े, और बाकी जो सीटें हैं उसमें वो गठबंधन के साथियों के साथ नेगोशिएट करें, 50 सीटों पर नेगोशिएट करें। तो सीट शेयरिंग पर मुझे लगता है हिंदी हार्टलैंड में, जो मेरा अपना अनुभव है, हिंदी हार्टलैंड में मोदी का तो पहले मुझे लगता है कि राम मंदिर बहुत मतलब जाहिर सी बात है पुश तो दे ही दिया है, माहौल बना ही दिया, माहौल के बाद चुनाव होता है। लेकिन मोदी के नाम का अभी वो ऑल्टरनेट हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस के पास नहीं है। मेरी बात बुरी लग सकती है तमाम उन लोगों को जो जिनको लगता है, लेकिन वो तैयारी करनी पड़ेगी। वो आप मर्मेड बना के नहीं कर सकते हैं। बीजेपी राम का पुश साउथ में भी देगी, आप ये भी मुझसे लिखवा लीजिए। साउथ में देगी, मैं माइक दे रहा हूं, पर मुझे लगता है कि आपको अगर हिंदी हार्टलैंड में जहां से आपकी 40 बिहार, 80 यहां से और 80 सीटें मिला लें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आती हैं, आपको वहां पर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बाजी बहुत मुश्किल लगती है। नहीं, लेकिन जो चिंता आप जता रहे हैं सौरभ, कि कांग्रेस जो नहीं कर पा रही है, नहीं मजबूत, अगर मैं बोल रहा हूं विपक्ष भी मजबूत हो तभी तो ठीक है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चिंता मतलब जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को समझ में आ रहा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नीति नियंता उसको समझ पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत को लेकर जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो दक्षिण बनाम ये उत्तर की लड़ाई सामने आ गई। आपने उत्तर के लोगों को मूर्ख साबित करने की कोशिश की कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उसको लेकर शायद ये पार्टी का बिल्कुल ऐसा रुख नहीं था, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव जो बनाया गया कि देखिए इस तरीके से सोचा जाता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बस सनातन वाली कंट्रोवर्सी होगी। चूंकि उससे पहले स्टालिन का बयान, फिर उसके बाद फिर किसी एक और नेता का बयान कि चूंकि देखिए पढ़े लिखे लोग होते हैं और वहां पर जो गोबर और गोमूत्र वाले जो लोग हैं उन्होंने सरकार बनाई, इस तरीके की बातें आ गई। वो किसी बहुत बड़े नेता ने नहीं कही, लेकिन वो अंदर तक नीचे तक पेनिट्रेट बीजेपी पहुंचा देती निश्चित तौर पे। चूंकि जो बात संकेत कह रहे थे कि संगठन, यही संगठन का काम होता है कि अपनी बात को जनमानस तक पहुंचा पाए। तो आप जब पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आप ही एकमात्र नेता हैं, आपके पास कोई अमित शाह, बीएल संतोष या कोई आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी मशीनरी नहीं है, उसके बाद भी आप जो है देशाटन पे निकल गए, देश भ्रमण पे निकल गए, तो ये टूरिज्म का समय नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये शब्द मैं कह रहा हूं, ये टूरिज्म का समय नहीं है। सीरियस, इस समय अराजनीतिक यात्रा का कोई मतलब नहीं है, जितना मुझे समझ में आता। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, 2004 का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर कह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी उस समय सबसे बड़े नेता थे और वो निकल चुके थे। तो इसके बाद जब समीक्षा हुई तो ये पाया गया कि टिकटों के बंटवारे से लेकर जो भीतरघात थी, फूट थी, और यहां तो भैया ज्यादा जोगी मठ उजाड़ पहले से ही है। सही बात है। यहां पर लड़ाई तो कांग्रेस की ये है कि जो आपने कहा ना कि 350 सीटों पर वो लड़ ले, लड़ ही ले, 350 सीटों पर लड़ ले। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, वो 350 सीटों पर फिर लड़ ही सकती है, चुनाव नहीं लड़ेगी। उसको बड़ा बलिदान देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वाकई हम सीरियस हैं। क्योंकि जैसे एंटी कांग्रेस न्यूक्लियस बीजेपी बनके अपने लोगों के लिए छूटी थी ना, उसी तरीके से इनको भी कुछ बड़ा बलिदान देना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा सिर्फ जिताऊ कौन है ज्यादा। बढ़िया चर्चा हो गई। संकेत उपाध्याय, राजकिशोर तिवारी और हमें भी जो नल नील की बात की, तो दो चार जो है गिलहरी की तरह कुछ कुछ अपनी बातें कही, लेकिन अंततोगत्वा
तय जनता को करना है। हम लोग तो इस समय जो माहौल है, हो सकता है कि 15-20 दिन बाद माहौल कुछ और हो, तो हम लोग उस माहौल पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस समय माहौल है, हम लोगों ने उसमें कोशिश की कि बातचीत करके बताएं। तो काफ़ी बड़ी चुनौती इस समय विपक्ष इंडिया गठबंधन के सामने, और इस महीने के जब अंत में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी तो कोई एजेंडा तय करके उनको फाइनल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना तो बीजेपी के सामने रास्ता बहुत कठिन है। तो अपने सहयोगी शायन असगर और वरिष्ठ राजकिशोर तिवारी और हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं इन हाउस द रेड माइक के संकेत उपाध्याय के साथ। फिलहाल इतना ही।